स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम चंदर महतो है और मैं लखनऊ में एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ और सालों से यहीं रह रहा हूँ। लेकिन साल में काफ़ी बार माँ बाबा से मिलने झारखंड में छोटा गोविंदपुर के पास मेरे गांव जाता रहता हूँ। ऐसे ही एक बार अक्टूबर 2017 में दिवाली की छुट्टियों पर अपने गांव जा रहा था। ट्रेन लेट होने की वजह से मेरी तय की गई बस भी छूट गई थी। इतनी रात को और कोई गाड़ी मिलना मुश्किल लग रहा था। दिवाली के एक दिन पहले वाली चतुर्दशी की रात थी। हमारा गांव काफ़ी देहाती एरिया में पड़ता है, इसीलिए सूरज ढलने के बाद ट्रांसपोर्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने अपने दोस्त रमेश को अपनी बाइक लेकर मुझे रिसीव करने छोटा गोविंदपुर के बस डिपो पर बुलाया था। वो हमारे गांव से कुछ दूरी पर ही रहता है। तकरीबन रात के 11 बजे हम गांव की ओर हाईवे से जा रहे थे। बाइक रमेश चला रहा था और मैं अपने लगेज को पकड़े पीछे बैठा था। सफ़र की काफ़ी थकान थी, इसलिए मुझे नींद भी आ रही थी, पर जैसे तैसे मैं अपनी आँख खुली रख पा रहा था। थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने वाला मौसम था और ऊपर से जंगल का इलाका, इसलिए मैं सिकुड़ कर बैठा था। इतने में मेरी नज़र एक 12-13 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का रोड के किनारे खड़ा हमसे लिफ्ट मांग रहा था। उसके हाथ में प्लास्टिक की 2-3 बैग्स थी। मुझे लगा कि काफ़ी रात है, इसलिए लिफ्ट दे देनी चाहिए। हमने उसके पास जाके बाइक रोकी और मैंने पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसने बताया कि बस थोड़ा आगे ब्रिज के पास उतार दो, वहीं से थोड़े अंदर उसका गांव है, वो वहाँ से पैदल चला जाएगा। हमने उसे बाइक पर बीच में बिठा लिया। उसने कहा, भैया तुम्हारा बैग मुझे पकड़ा दो, मेरे गांव के रास्ते तक मैं उठा लेता हूँ। मैंने उसे अपना छोटा सा बैग पकड़ा दिया। हम लोग बातें करते करते वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसने बताया कि वो दिवाली के लिए जूते कपड़े लेने शहर गया था और लौटते समय देर हो गई। उसके पास कीपैड वाला छोटा सा फ़ोन था, जिस पर लगातार थोड़ी थोड़ी देर में रिंग आ रही थी, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं कर पा रहा था। पूछने पर उसने बताया कि लेट होने की वजह से घर से फ़ोन आ रहा है, पर कीपैड बिगड़ जाने की वजह से वो रिसीव नहीं कर पा रहा। रमेश ने उसे काफ़ी कहा कि हमारे फ़ोन से घर पर फ़ोन करके बात कर ले और घर वालों को बता दे कि वो घर की ओर ही आ रहा है, लेकिन उसने गुस्से में साफ मना कर दिया। हमें भी अजीब लगा और रमेश ने आगे फोर्स करना ठीक नहीं समझा। यूं ही हम तीनों बातें करते करते घर की ओर जा रहे थे। पूरे हाईवे पर सिर्फ एक हमारी बाइक की रोशनी ही दिखाई दे रही थी और आवाज़ के नाम पर सिर्फ बाइक का शोर और सरसराती ठंडी हवा थी। सड़क दोनों तरफ से घने जंगल से घिरी हुई थी। हम लोग ब्रिज पर पहुंचे ही थे कि मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी। अजीब तो तब लगा जब शीशे में मुझे वो लड़का दिखाई नहीं दिया। मैंने चौंक कर फिर से देखा, लेकिन शीशे में रमेश और मेरे सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कंफर्म करने के लिए 2-3 बार और शीशे में देखा और फिर उस लड़के की तरफ देखा। अभी भी उसकी परछाई मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे डर के मारे कुछ समझ नहीं आया। मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन डर के मारे मेरी ज़ुबान नहीं खुल रही थी। ये बात मुझे रमेश को बतानी थी, लेकिन उस चीज़ के सामने डर लग रहा था। जैसे तैसे मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा और हल्का होने की बात बोली। रमेश ने भी कुछ नहीं कहा और बिना पूछे बाइक रोक दी और वो भी मेरे साथ हल्का होने के लिए चल दिया। बिना समय गवाए मैंने उसको सिर्फ इतना बताया कि तू गाड़ी स्टार्ट ना होने का बहाना बना और कुछ मत बोलना। तो क्या क्यों ऐसे सारे सवाल पूछे, लेकिन मैंने उसे कहा कि सारे सवाल के जवाब मैं बाद में दूंगा, बस मैं जो कह रहा हूँ वो कर। मैंने धीरे से बाइक की ओर देखा
वो लड़का अभी भी बाइक के पास खड़ा होकर हमें ही देख रहा था। इतना बताना था और रमेश के माथे पर लकीर सी उभर आई। वो भी शायद खुद वो भी शायद कुछ इशारा समझ गया था। मैंने भी मौका देखते ही रमेश को कहा, तू बाइक पर बैठ और स्टार्ट करने की कोशिश कर, मैं बाइक को धक्का दे रहा हूँ। वो लड़का कुछ बिना बोले वहीं खड़ा रहा और मैं भी प्लान के मुताबिक धक्का देते देते बाइक काफ़ी आगे तक लेकर आया और तुरंत मैंने बाइक पर बैठकर रमेश से कहा, अब तो जितना हो सके उतना तेज़ भगा। मैंने दोबारा पीछे नहीं देखा, ना ही मेरी हिम्मत थी ऐसा करने की। हम कुछ आगे आए तब मैंने रमेश से कहा, भाई क्या मैं जो समझ रहा हूँ वही बात है। मैंने सारी हकीकत रमेश को बता दी। वो भी डर के मारे सहम सा गया था। इतने में वही फ़ोन की रिंग इतने में वही फ़ोन की रिंगटोन मुझे फिर से सुनाई दी। मेरे तो होश उड़ गए। ये आवाज़ रमेश को भी सुनाई दे रही थी। उसको मैं कहा, अब तो घर के सिवा कहीं भी गाड़ी मत रोकना। कुछ देर बाद रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर आया, जिसे देखकर हमने वहीं पे प्रणाम किया और थोड़ी हिम्मत आई। उस मंदिर के बाद वो रिंगटोन की आवाज़ फिर से नहीं सुनाई दी। जैसे तैसे हम मेरे गांव पहुंचे और रमेश भी मेरे घर ही रुक गया। मैंने सारी कुछ बात माँ बाबा को बता दी। तब बाबा ने कहा, फिर तो वही लड़का होगा जो पिछले साल इसी दिन रोड पे मारा गया था। बाबा ने आगे बताते हुए कहा कि पिछली दिवाली यहाँ एक लड़का दिवाली की खरीदी करने के बाद अपने गांव उसी रास्ते से जा रहा था। कोई गाड़ी या लिफ्ट ना मिलने पर वो पैदल आ रहा था कि उस पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया और बेचारा मारा गया। अगले दिन उसके घर वालों को नए कपड़ों की बैग रोड के किनारे मिली और ढूंढने पर उसकी लाश आधी खाई हुई हालत में वहीं थोड़ी दूर जंगल से मिली। सारे इलाके में काफ़ी हल्ला हो गया था। तब मुझे भी याद आया कि हाँ, ऐसा कुछ पिछले साल सुनने में आया था। बाबा ने बताया कि वो उसी जगह अक्सर कई लोगों को दिख जाता है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हम लोगों ने लंबी सांस ली कि हम लोग सही सलामत घर पहुंच गए। रमेश उस रात मेरे ही घर सो गया था। सुबह हमें याद आया कि मेरा एक बैग जो मैंने उसे पकड़ने को दिया था वो उसी के पास रह गया था। उसमें मेरा लैपटॉप और कुछ पैसे भी थे। मुझे लगा वो तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह सुबह जब रमेश अपने घर जा रहा था तब रास्ते पर वही जगह पर उसको मेरा बैग पड़ा मिला। वो तुरंत मेरे घर आकर मुझे मेरा बैग वापस लौटा गया। मुझे काफ़ी खुशी हुई। बैग और उसके अंदर की चीज़ वैसे की वैसी देखकर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि उस लड़के की आत्मा को जल्द से शांति मिल जाए। मेरा नाम आकाश है। मैं अपनी फैमिली के साथ सूरत में रहता हूँ। ये स्टोरी मेरे बचपन की है। तब मैं करीब 12 साल का था। अक्सर स्कूल की छुट्टियों में हमारा गांव में आना जाना लगा रहता था। मेरा गांव भावनगर के पास है। तो बात है गर्मियों की छुट्टियों की, जब मैं हर बार की तरह मम्मी पापा के साथ अपने गांव आया था। गांव में मेरे एक चचेरे भैया हैं। उस वक्त उनकी उम्र शायद 20 जितनी होगी। जब भी मैं गांव जाता तब भैया के साथ ही पूरा दिन बिताता था। वो हमें खेत खलिहान दिखाते, उनके साथ गायों की देखभाल करते और ऐसे ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो जाती। वैसे तो वो सारा सूखा इलाका था, लेकिन गर्मियों में तो मानो जैसे रेगिस्तान बन जाता था। अगर कहीं भी पैदल जाना हो तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता था या तो शाम को जाना होता था। एक कहानी उस इलाके में काफ़ी मशहूर थी कि एक प्रेत उस बीहड़ में सालों से रहता है और वो लोगों को काफ़ी बार घायल कर देता है या तो जान भी ले लेता है। अंधेरे के बाद तो मानो वहाँ जाना भी बैन था। ये बात हमें भी पता थी, लेकिन शहर में रहने की वजह से हम इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर बीहड़ में एक रिवर डैम था और उसी से सटकर एक काली माता का मंदिर भी था।
अक्सर वहाँ लोग फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते थे। मेरा भी काफ़ी मन था कि हम लोग वहाँ जाएं, लेकिन भैया लगातार मना कर रहे थे क्योंकि उस रास्ते पर दोपहर में पैदल जा नहीं सकते और काफ़ी कांटे और पत्थर वाला रास्ता होने की वजह से बाइक में हर बार एक आध पंचर तो पड़ ही जाता था। फिर भी मैं हर रोज़ भैया से रिक्वेस्ट करता था कि भैया मुझे वहाँ ले चलो। आखिर एक दिन भैया ने जाने की हामी भर दी, तो तय ये हुआ कि हम लोग पैदल जाएंगे और दोपहर में 3 बजे घर से निकल जाएंगे। मेरे साथ भैया, मेरा छोटा भाई और गांव के और दो दोस्त भी थे। हम ठीक 3 बजे निकल गए। पूरे रास्ते में मस्ती करते करते हम लोग कब मंदिर पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। काफ़ी फ़ोटोज़ लिए और फिर गर्मी बहुत थी और काफ़ी गर्मी थी, इसलिए हम लोग नदी में नहाने कूदे। चिलचिलाती धूप में ये ठंडा पानी हमें बहुत ही राहत दे रहा था। पानी में नहाते समय टाइम का पता ही नहीं चला। तब भैया ने कहा काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को तुरंत निकलना चाहिए। मन तो नहीं था, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर भी पहुंचना था। अभी फिर घर के लिए निकल गए। 6:30 बज चुके थे और हल्की हल्की सी शाम होने लगी। हम आपस में बातें करते करते घर की ओर आ रहे थे। वही सारे बबूल के पेड़ और कांटे वाले पथरीले रास्तों से होते हुए हम शायद बीच रास्ते में ही थे कि काफ़ी अंधेरा सा छाने लगा। दूर कहीं से सियार के रोने की आवाज़ आ रही थी। यह सब हो रहा था कि सबने शांत होकर चलना ठीक समझा, क्योंकि सियार कहीं से भी इस तरफ आ सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूं ही थोड़े आगे चलने पर मुझे रास्ते में एक दिया टिमटिमाता दिखाई दिया। मैंने तुरंत भैया को भी दिखाया। अजीब बात ये थी कि ये पूरा वीरान इलाका था और वहाँ कोई दिया जलाने क्यों आएगा। हम लोगों ने उस दिए के करीब जाकर देखा तो एक बकरी का बच्चा मरा पड़ा था और वो दिया उसके सिरहाने किसी ने जलाया था। हमने देखा और जैसा हम सभी करते हैं वैसे 2 हाथ जोड़ के आगे चल दिए। तब तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि हमें एक बकरी की आवाज़ सुनाई दी। ये बकरी ठीक उस बच्चे की तरह ही दिख रही थी। मुझे लगा उस बच्चे का जुड़वा होगा। मैंने भैया से कहा कि इसकी माँ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, क्यों ना हम इस बच्चे को हमारे घर अपने साथ ले चले, हम इसे पालेंगे। भैया ने कहा कुछ भी बोले बिना सीधा घर चलो, बहुत देर हो चुकी है। मैंने भैया की बात मान ली और हम फिर से तेज़ कदमों से चलने लगे। कुछ थोड़ी दूर पर ही हम पहुँचे थे कि फिर से वही बकरी की आवाज़ हमें सुनाई दी। इस बार वो बकरी थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और हमारी ओर देखकर लगातार आवाज़ दे रही थी। अजीब तो ये चीज़ लगी कि उस बकरी के भी वैसा ही निशान था जैसा पहले वाली दोनों बकरियों को था, पर यह बकरी थोड़ी बड़ी दिख रही थी। इस बार हम थोड़ा डर गए थे क्योंकि आते समय इस रास्ते पर एक कौवा भी नहीं था। हम लोग यही बात करते करते कुछ आगे आए और मानो हमारे पैर ही थम गए, क्योंकि रास्ते के साइड पर एक मोटा तगड़ा बकरा हमें घूर घूर कर देख रहा था। और हो ना हो ये वही प्रेत था जिसकी लोग गांव में बातें करते हैं, क्योंकि इसके भी पीठ पर सेम वैसा ही निशान था और वही बकरा हमें अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा था। भैया ने कहा बिना समय गंवाए घर की ओर जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाओ। भैया ने हम चारों को अपनी बाहों में पकड़ के रखा और हो सका उतना तेज़ हमने चलना शुरू किया। भैया ने कहा कोई भी उस बकरे के सामने नहीं देखेगा। हम सारे ही डर गए थे और डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। हम सीधा गांव के रास्ते चल रहे थे। थोड़ा आगे पहुंचने पर वो बकरा कूदते कूदते फिर से आगे आ जाता और पहले की तरह ही हमें साइड पर खड़े रहकर घूरने लग जाता। ऐसा काफ़ी देर तक होता रहा। थोड़ी ही देर बाद हमें गांव की घरों की थोड़ी हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और अचानक वो बकरा भी दिखाई देना बंद हो गया।
हम लोग घर पहुँचे और बाद में घर में हमने सारी बात कह सुनाई। भैया ने ये बात जब घर पे कही तो भैया समेत हम सभी को बहुत डांट पड़ी। ताऊ जी ने भी कह दिया कि आइंदा कभी उस रास्ते नहीं जाना और शाम के वक्त तो बिल्कुल नहीं जाना। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और पुराने समय में तो कितनों ने अपनी जान भी गंवाई है। उस दिन से 3 दिन तक मेरे भाई को बहुत बुखार रहा